एक बड़ा सा सफेद आलीशान बंगला। बाहर एक बड़ा सा काले और भूरे रंग का दरवाजा था और उसके ठीक सामने एक नेम प्लेट थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में राठौड़ निवास लिखा था। आसपास चारों ओर हरियाली थी, बहुत से खूबसूरत पेड़ पौधे, फूल वहां लगे थे और ये घर का गार्ड है। घर का दरवाजा भी सफेद रंग का था जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। अंदर सफेद पर्दे जो खिड़कियों पर लगे थे। नीचे हॉल था और हॉल में रखी सभी चीजें देखने से ही बहुत कीमती लग रही थी। पूरे घर में डेकोरेशन हो रही थी। सारे नौकर और डेकोरेशन का काम करने वाले आदमी इधर उधर घूम रहे थे। जगह जगह फूल और लाइट्स लगाए जा रहे थे। अरे अरे जल्दी कीजिए, सब काम, कहते हुए एक औरत बाहर आई। गेहुआ रंग, अच्छी कद काठी, गोल चेहरा। उसने कीमती साड़ी और गहने पहने हुए थे। संध्या मेम साहब, रसोई में खाना देख लीजिए। एक आदमी आता हुआ बोला। चलिए महाराज जी, हम आते हैं। छोटी माँ, एक प्यारी सी आवाज गूंजी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो झट से दरवाजे की तरफ पलटी। निहारिका, उन्होंने खुश होते हुए कहा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। गोरा रंग, 5'8" लंबाई, उम्र वही करीब 29 के आसपास, काली आंखें, खुले बाल, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट और उसने एक हल्के आसमानी रंग की कढ़ाईदार साड़ी पहनी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसके साथ एक आदमी भी था जिसकी उम्र वही करीब 31-32 के आसपास होगी। हल्का सांवला रंग, अच्छी कदकाठी, गहरी काली आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ थी और वो मुस्कुरा रहा था। उसने हल्के आसमानी रंग का 3-पीस सूट पहना था। दोनों ही साथ में बहुत जच रहे थे। संध्या जी अब उनके पास आई तो वो लड़की यानी निहारिका झट से उनके गले लग गई। छोटी माँ, वो दोनों ही बहुत खुश थे। अरे विशाल बाबू, यहाँ आपकी जरूरत नहीं, वापस चलिए आप तो। वहाँ खड़ा आदमी यानी विशाल खुद ही बोला तो वो दोनों अलग हुई। अरे बिल्कुल नहीं, जमाई बाबू आइए अंदर चलिए, संध्या जी ने मुस्कुराकर कहा तो विशाल ने झुककर उनके पैर छुए। खुश रहिए, संध्या जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा तो विशाल मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। संध्या जी उन दोनों को लेकर अंदर आई। वो दोनों पूरा घर देखकर मुस्कुरा दिए। छोटी माँ, छोटे पापा, रागिनी और छोटे कहाँ है? निहारिका ने उधर उधर देखते हुए पूछा कि तभी पीछे से कोई आकर उसके गले लग गया। दी आप आ गई, कहते हुए रागिनी आगे आई तो निहारिका ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख दिया और बोली, हाँ हम आ गए। रागिनी भी देखने में काफी अच्छी थी। उसकी उम्र अभी वही करीब 20 के आसपास। उसमें ब्लैक जीन्स के साथ फुल नेक का एक कॉलर वाला वाइट कुर्ता पहना हुआ था। और साली साहिबा, कॉलेज कैसा चल रहा है? विशाल ने पूछा तो रागिनी ने जरा एटीट्यूड दिखाया और बड़े अदब से बोली, जीजू, पूरे इंदौर में ना रागिनी राठौड़ की पढ़ाई के चर्चे हैं। अपने कॉलेज की टॉपर हूँ। उसकी ये अदा देख सब हंस पड़े। अच्छा माँ, ये रुद्र भाई है कहाँ? रागिनी ने संध्या से पूछा तो वो सोचने लगी कि एकदम से उन्हें कुछ याद आया। हाँ, वो शायद ईशानी से मिलने गया है। ईशानी का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक उदासी छा गई। तभी हॉल में उमेश जी आए, जिनको देखने से ही लग रहा था वो किसी रईस खानदान से है। उनके ब्रांडेड कपड़े, हाथों की घड़ी, आंखों पर लगा चश्मा ये साफ बता रहा था। छोटे पापा, निहारिका ने चहकते हुए कहा और उनके गले लग गई तो वो भी मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखते थे। हमारी बिटिया पूरे 6 महीने बाद आई है इस बार तो। उनके इतना कहते ही निहारिका उनसे अलग हुई और बोली, वो पापा ने कहा छोटे का रिश्ता तय करवा रहे हैं, इसलिए हम आ गए, वरना 2 महीने बाद ही आते। और है कहाँ वो साहबजादे? हॉल में एक सख्त आवाज गूंजी तो सब चुप हो गए। सब एकदम चुप हो गए। सीढ़ियों पर खड़े प्रभास जी नीचे आने लगे।
उनका व्यक्तित्व बहुत ही सख्त मिजाज का था, चेहरे पर गंभीरता। इस घर में मुखिया और ये काफी सख्त है। वो भाई साहब, वो रुद्र ईशानी से मिलने गया है। संध्या जी ने नजरें झुकाए हुए कहा। वो नीचे आए तो निहारिका और विशाल ने उनके पैर छुए। खुश रहिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। निहारिका की आंखों में नमी आ गई, पर वो उसे छुपा लेती है। पापा, आप छोटे को। वो अपनी बात पूरी कर पाती कि प्रभास जी बीच में बोले, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? वो ना में गर्दन हिला देती है कि उसकी नजर साइड में दीवार पर लगी अपनी माँ की फोटो पर गई। माँ, आप क्यों इतनी जल्दी चली गई? वो मन ही मन में बोली कि संध्या जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो शांत हो गई, एकदम सामान्य। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में थे कि कुछ लोग आए। एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक लड़की थी जो देखने में काफी खूबसूरत थी। निहारिका उस लड़की को गौर से देख रही थी। वो काफी स्टाइलिश लग रही थी। छोटे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। वो मन में बोली, पर सबके सामने कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसके पापा यही थे। वो उन लोगों से बात करने लगे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। प्रभास जी ने कहा कि निहारिका हैरान रह गई। पर पापा एक बारी छोटे से, उसने डरते डरते इतना कहा और चुप हो गई। प्रभास जी ने सबको देखा और फिर शांत लहजे में बोले, पता करो कहाँ है वो। निहारिका और संध्या जी जल्दी से उठे। निहारिका अपना फोन निकालती है कि अचानक उसे किसी परछाई नजर आई। तो वो सामने देखती है कि उसके हाथ से फोन चुपकर गिर गया। सब ये आवाज सुनते ही सामने देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र 26, लंबाई 5-9 इंच, गोरा रंग, हल्की नीली आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछ। उसने एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उसके साथ ही एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र वही करीब 25 के आसपास होगी। लंबाई 5-5 इंच, दूधिया रंग, चेहरे पर कोई भाव नहीं, भावहीन गहरी काली आंखें, लंबे बाल जो कि खुले ही थे। वो एकदम सिंपल थी, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी। उसकी मांग में हल्का सा सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र और उन दोनों के गले में वयमाला थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो शादी करके आए हैं। सब हैरानी से ये सब देख रहे थे। ये क्या बेहूदगी है? प्रभास जी गुस्से से चिल्लाए। तभी लड़की वालों में लड़की का बाप तुनक कर बोला, बेहूदगी तो आपने की है मिस्टर प्रभास राठौड़, हमें यूं बुलाकर बेइज्जती की है हमारी। प्रभास जी कुछ नहीं बोले। आज पहली बार उनके बेटे की वजह से उन पर कोई चिल्लाया था। वो लोग चले गए कि प्रभास जी दरवाजे की दहलीज की तरफ बढ़े। भैया भैया सुनिए तो, उमेश जी ने कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। प्रभास जी अब दरवाजे के पास खड़े थे। ये सब क्या है रुद्र? तुम इस लड़की से शादी करके आ गए? वो गुस्से से बोले। छोटे छोटे तुम इनसे शादी कैसे कर सकते हो? निहारिका वहां आती हुई बोली, दी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए। रुद्र बोला तो प्रभास जी और भड़क गए। हमने कुछ पूछा तुमसे और ये लड़की? प्रभास जी बोल ही रहे थे कि रुद्र ने उनकी ओर देखा और तेज आवाज में बोला, ईशानी। ईशानी नाम है इसका और आप ये जानते हैं। छोटे, ये पापा से कैसे बात कर रहे हो? निहारिका ने रुद्र को शांत कराने की कोशिश की। दी प्लीज, आप सब इनसे डरते हैं, मैं नहीं। रुद्र ने इतना कहा कि प्रभास जी चिल्लाए, रुद्र तुम कभी कुछ सही कर सकते हो? आज तुम्हारे कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ा। पहले अपना बिजनेस छोड़, तुम्हें एक मामूली से कॉलेज का प्रोफेसर बनना का भूत सवार हो गया, और अब ये इस लड़की से शादी, क्योंकि रुद्राक्ष राठौड़ वही करता है जो वो करना चाहता है। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। ईशानी शांत सी खड़ी थी। रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे लेकर अंदर आ गया। वो बिना कुछ कहे सीढ़ियां अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सब हैरान से चुपचाप खड़े थे। संध्या जी इशारे से उमेश जी को देखती है तो वो प्रभास जी के पास गए।
भैया, एक बार रुद्राक्ष की बात तो सुन लीजिए। उन्होंने इतना कहा कि वो पलटकर सबकी ओर देखते हैं। ये लड़का दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है और सबने उसे सर पर चढ़ा रखा है। वो सख्त लहजे में बोले और वहां से चले गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। घर में अब टेंशन का माहौल हो गया था। रुद्र ईशानी को लेकर एक कमरे के सामने रुका और फिर उसे लेकर अंदर आया। कमरे के अंदर आते ही रुद्र ने झट से ईशानी का हाथ छोड़ दिया। ईशानी की नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। रुद्र ने ईशानी को देखा और एकदम धीमी आवाज में बोला, ईशानी, तुम ठीक हो? रुद्र के इतना कहते ही ईशानी नजरें उठाती है। खुद को किसी और जगह पाकर उसने नजरें चारों ओर दौड़ाई। ये कमरा बहुत बड़ा सा। दीवार पर रुद्र और निहारिका की बहुत सी तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरें रागिनी, कुछ बाकी सबके साथ भी थी। बीचों बीच एक बड़ा सा बेड था और उसके दोनों साइड पर टेबल लैंप थी। बेड के दाईं ओर एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल और बेड के सामने एक बड़ा सा सोफा था। कमरे में ही बाथरूम था। वहां रखा हर सामान देखने में ही बहुत कीमती लग रहा था। ईशानी शांत ही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रुद्र उसे देख रहा था। ईशानी, तुम ठीक हो? रुद्र ने दोबारा कहा तो ईशानी उसकी ओर देखती है। अब उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो बिना कुछ कहे अपने गले पहनी वरमाला निकालकर पटक देती है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने हमसे शादी? वो रोते हुए बोली। रुद्र की आंखों में नमी आ गई। तुम जानती हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। ईशानी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। रुद्र ने झुककर वो जमीन पर पड़ी वरमाला उठाई और अपने गले से भी वरमाला निकालकर सोफे पर रखा। वो अब बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ चला गया। ईशानी अब भी बस रोती जा रही थी। वो रोते रोते यूं ही जमीन पर गिर गई, पर अब भी उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। राक्ष वॉशरूम में आया और उसने वॉश बेसिन के पास आकर नल चला दिया। रुद्र वॉश बेसिन के पास लगे शीशे में खुद को देखता है। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे? रुद्र इतना बोलते हुए अपने मुंह को पानी से धोने लगा। वो बार बार अपना मुंह धो रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आया। वो अब एकदम शांत था। उसने देखा ईशानी अब भी रो रही थी। रुद्र उसे देखता रहा। ईशानी, प्लीज संभालो खुद को। रुद्र ईशानी के पास आते हुए बोला तो वो अपने आंसुओं पोंछती है और रुद्र को देखती है। ईशानी उठकर खड़ी हुई। वो रुद्र को देखती रही तो रुद्र ने शांत सी आवाज में कहा, ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी है। तुम जानती हो ना, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ कैसे रहेंगे? कोई चेंज। ईशानी की बात पूरी होती उससे पहले रुद्र बोल पड़ा, तुम कब से किसी के कहने के बारे में सोचने लगी? रुद्र की ये बात सुनते ही ईशानी नम आंखों से उसे देखने लगी। आगे की कहानी अगले भाग में जारी होगी। मनीषा झा कहानी का अगला भाग पढ़ने के लिए